ये दोनों को जो जोड़ा है, दो लॉ को, वो है वेक्टर का एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। करेक्ट। अब ऑपोजिट मतलब मेक सेंस जो होगा, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट और ए वेक्टर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं एक नया एपिसोड लेके। अच्छा, इस बार हम लोग वेक्टर एडिशन शुरू करेंगे। एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा में तो हम लोग पहले ही घुस गए हो। अब इस वेक्टर एडिशन से चालू करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा, मेरा नाम है साहित्य रॉय एंड आई एम एन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। ओके, देखो अब पहला चीज कि वेक्टर जो एडिशन है वो नॉर्मल वेक्टर एडिशन से डिफरेंट है। वेक्टर जो एडिशन है वो नॉर्मल वेक्टर एडिशन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जैसे नॉर्मल एडिशन में 5 + 5 10 होता है, बट वेक्टर एडिशन में 5 मैग्नीट्यूड और 5 मैग्नीट्यूड 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 10 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। करेक्ट। ये डिपेंड करेगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल में। करेक्ट। क्यों? अरे भाई, वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इंक्लाइन रहेगा, तो इसका मतलब उसका तो ऑलरेडी एक एंगल है। करेक्ट। और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैं समझा चुका हूं। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। अब ये वेक्टर एडिशन देखो 3 मेथड में हो सकता है। 3 मेथड्स। एक है ग्राफिकल और जियोमेट्रिकल मेथड, और एक है एनालिटिकल मेथड, और जो लास्ट मेथड है वो कंपोनेंट मेथड। देखो ये 3 मेथड से ये वेक्टर एडिशन हो सकता है। एक ग्राफिकल, एक एनालिटिकल और एक कंपोनेंट। एक ग्राफिकल, एक एनालिटिकल और एक कंपोनेंट। देखो अभी ये जो ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड है, ये यूज करने के लिए हम लोग एक नया लॉ का जिक्र करेंगे। एक नया लॉ आएगा। करेक्ट। ये नॉर्मल अलजेब्रा का लॉ नहीं है, ये दूसरा एक लॉ है। राइट। अब कंपोनेंट मेथड में भी हम लोग वही लॉ यूज करेंगे, बट इन ए डिफरेंट ट्विस्ट, बट लॉ एक ही होगा। राइट। अच्छा, अब ग्राफिकल एडिशन का मतलब, अगर 2 वेक्टर दिया जाता है, मान लो ऐसे एक वेक्टर है और ऐसे एक वेक्टर है। करेक्ट। अब इस 2 वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली कैसे ऐड करते? ग्राफिकल एडिशन के लिए हम लोग 2 चीज कर सकते हैं। देखो, एक इस वेक्टर का हेड के साथ मैं इसको बिठा सकता हूं, और यह भी तो कर सकता हूं, इसका दोनों का टेल को एक साथ बिठा सकता हूं। देखो यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल जोड़ दिया। यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का टेल जोड़ दिया। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल एडिशन। अब ये 2 ऐड करके क्या बनेगा? मतलब ये 2 ऐड करके इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर, जो सम वेक्टर, वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और यहां पे भी ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। क्या बनेगा ये जानने के लिए हम लोग को जो लॉ का जरूरत है वही लॉ है ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। आखिर ये 2 लॉ सेम ही है,
देखो आखिर ये दो लॉ सेम ही है। अब तुम बोलोगे कि क्यों हम लोग एक ही लॉ को दो बार पढ़ रहे? बेसिकली दो बार नहीं पढ़ रहे, एक ही लॉ है बट दोनों का स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। ये दोनों को जो जोड़ा है दो लॉ को, वो है वेक्टर का एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि कोई भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हो। ठीक, पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हो। राइट, यही चीज हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो तीनों मेथड में अल्टीमेटली जो लॉ लगता है वो है तुम्हारा सामने। देखो भाई, तुम्हारा सामने ये होता है ट्रायंगल लॉ। और कहां पे ट्रायंगल लॉ यूज करना है, कहां पे पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है, वो मैं बताऊंगा। पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ को समझते हैं। पहले ट्रायंगल लॉ का बेसिक समझते हैं, बेसिक। देखो यहां पे बोला गया है व्हेन टू वेक्टर्स, जो ऐड हो रहा है वो वेक्टर ही है। व्हेन टू वेक्टर्स आर अलाइंड हेड टू टेल, एक का हेड और एक का टेल, आई रिपीट, एक का हेड और एक का टेल, दे आर वेक्टर सम, दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द कंप्लीटेड ट्रायंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये ऑपोजिट ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है इसी लॉ में। क्या बोला गया, देखो अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, करेक्ट, और एक वेक्टर ऐसे है, ये कहां पे है, स्पेस में। अब हेड और टेल को जोड़ना है। अब वी कैन डू वन थिंग, वी कैन शिफ्ट बी एंड प्लेस लाइक दिस। देखो देखो, ये है ए, ये है बी, देखो। और हम ये भी तो कर सकते थे, देखो हम ये भी तो कर सकते थे, बी को ऐसे रखा और ए को हम लोग ऐसे जोड़ा, दोनों सेम ही आएगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव लॉ ये सब फॉलो करता है। तब दिखाएंगे। अब देखो मैंने हेड और टेल का बात बोला, इसका हेड और इसका टेल जोड़ दिया, ए का हेड बी का टेल, या के बी का हेड और ए का टेल। अब देखो ये दो जोड़ने के बाद अगर मैं इसको एक लाइन से जोड़ दूं, इसको एक लाइन से जोड़ दूं, तब देखो ये एक ट्रायंगल बनता है। इसको एक लाइन से जोड़ दूं तो ये एक ट्रायंगल बनता है। अब ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि ये जो ए और ये जो बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये है फर्स्ट साइड, ये है सेकेंड साइड और ये है थर्ड साइड, बट इन ऑपोजिट ऑर्डर और ऑपोजिट सेंस। ऑपोजिट सेंस मतलब इधर जो देखो ये और ये सेम सेंस में है। देखो अगर मैं इसको एक साथ जोड़ूं तो इसका भी एरो इधर है, इसका भी एरो इधर है, करेक्ट। अब ऑपोजिट मतलब नेक्स्ट सेंस जो होगा, तब ऐसे अगर है तो ये सेंस ऐसे होगा तो सेम सेंस में है, बट ऐसा जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा इसका रिजल्टेंट, और हम लोग लिखता है आर से। तो हमारा आर बनता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो समझ में आया कि नहीं? बढ़िया। अब तुम बोलोगे इधर क्या हो रहा है? अरे भाई इधर क्या हो रहा है? यहां पे भी इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये बनता है एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ये है एक और ये है एक, देखो ये है एक और ये है एक, राइट आर्म साइड, तो ये होगा थर्ड आर्म। अब ये होगा इसका डायरेक्शन, दोनों में ही
आर को हम लोग लिखेंगे, देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तुम ए बी को इंटरचेंज करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिटिव लॉ को फॉलो करता है, बाद में हम लोग देखेंगे। अब बोलो ये ट्रायंगल लॉ समझ में आया? अब देखो, अगर ये ट्रायंगल लॉ समझ में आया तो नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो होगा, तो ये होता है ट्रायंगल लॉ में बेसिक आइडिया। अब यही चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये बेसिकली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट। ट्रायंगल लॉ बोला है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, that's important, I repeatedly told you, taken in same order, then resultant is given by the third side of the triangle in magnitude and direction taken in opposite order, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। अब चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। अच्छा, मैंने पहले ही बोल दिया, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, आइडेंटिकल, जस्ट एक ट्विस्ट है। पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल लॉ से एनालिटिकली निकालेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, राइट? तो पहले चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे। देखो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों सेम ही है, बट एक ट्विस्ट है। क्या? यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया है, इफ टू वेक्टर्स आर ओरिएंटेड को इनिशियल, माने दोनों का टेल और टेल जॉइन। ट्रायंगल लॉ में क्या था? दोनों का हेड और हेड जॉइन, दो वेक्टर का, सॉरी, हेड और टेल था ट्रायंगल लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ में टेल टेल। Representing two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by included diagonal, that's important। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये, देखो, you have a vector like this and you have a vector like this। इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग को बोला गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब दोनों को टेल टेल हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। देखो, अब मैंने अगर यहां पे एक पैरेललोग्राम खींचते हैं तो ये बनता है इंक्लूडेड डायगोनल, देन यही डायगोनल रिप्रेजेंट करता है आर को। अगर मैं यहां पे वेक्टोरिकली इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता हूं तो हम लोग लिखते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी। देखो, आर इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज रिजल्टेंट वेक्टर। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये चीज अगर समझ में आ गया तो बाकी तो हमें पता चल ही गया ट्रायंगल लॉ से। क्या पता चल गया? देखो, एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है वेक्टर का कि एक वेक्टर को हम लोग कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। आई कैन प्लेस एनीवेयर। इसका मतलब इस बी को, देखो, इस बी को अगर मैं यहां पे शिफ्ट करके ले आता, देखो, इस बी को अगर मैं यहां पे शिफ्ट करके ले आता
तो बताओ, अगर बी को अगर यहां पे शिफ्ट करके ले आता तो ए और बी तो सेम हो जाता। सॉरी, ये जो बी है, देखो ये जो बी है, ये बी बेसिकली इसी को ही पैरेलली शिफ्ट किया तो ये तीन मिला के क्या बनता, ये और ये तीन मिला के क्या बनता, राइट? ये तो ट्रायंगल लॉ ही है। देखो ये तो ट्रायंगल लॉ ही है कि नहीं? तो जस्ट एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके हम लोग ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से ट्रायंगल लॉ, दोनों में हम लोग इंटरचेंज कर ही सकता हूं। समझ में आ रहा है? वेल, अगर ये समझ में आया तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों बेसिकली आइडेंटिकल है। एक में हेड टेल, कहां पे? ट्रायंगल लॉ में, और एक में टेल टेल। देखो इसका भी टेल और इसका भी टेल, तो ये दो मिला के जो बनता है एक पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम बनता है। इसका जो इंक्लूडेड डायगोनल, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला डायगोनल नहीं, ये जो इंक्लूडेड डायगोनल, ये होता है बेसिकली रिजल्टेंट। करेक्ट? अच्छा, इसका स्टेटमेंट देखें। इसका स्टेटमेंट में बोला गया है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन joined tail to tail, that's important, then resultant is given by diagonal of a parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vectors. Correct? अच्छा, तो ग्राफिकली जो हम लोग समझ रहे थे, तो बिल्कुल पहले अगर मैं चले जाते तो देखो इधर ग्राफिकली अगर ऐड करने का कोशिश करता हूं तो ये दो वेक्टर को अगर ऐड करूं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, देन ये होता हमारा रिजल्टेंट, और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये होता हमारा रिजल्टेंट। देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफिकली हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट, एनालिटिकली आप देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, एनालिटिकली कैलकुलेशन के लिए अच्छा देखो, एनालिटिकल कैलकुलेशन के लिए देखो, एनालिटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल लॉ, देखो ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो अब हो रहा है एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, देखो एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हम लोग यूज तो कुछ भी कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं। बट एनालिटिकली जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ यूज इज मोर इजियर इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन कंपेयर टू पैरेललोग्राम लॉ। दोनों वे भी कर सकते हो, जैसे शिफ्ट करके तुम ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ बना सकते हो। देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एक वेक्टर है ए और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है स्मॉल ए, और यहां पे एक वेक्टर है बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है स्मॉल बी। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ये जो आता है ये है आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल आर। करेक्ट? अब ए और बी, ये दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। मतलब यहां को अगर इसको अगर मैं ये मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करता हूं तो ऐसे लिखते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी।
देखो R इक्वल टू ए प्लस बी, जहां पे ए और बी के बीच में एंगल है थीटा, जहां पे ए और बी के बीच के एंगल है थीटा। बढ़िया। नाउ ये थीटा है ए और बी के बीच का एंगल। अब तुम लोग बताओ ए और बी का बीच का एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे? लास्ट डे भी मैं ये समझाया था, दोनों का टेल टेल ज्वाइन करो, दोनों का टेल टेल ज्वाइन करो और उसके बीच का जो मिनिमम एंगल है वो होता है दो वेक्टर का बीच का एंगल, राइट? अब तो ये देखो, तो ये देखो, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये ट्रायंगल को मैं दूसरे तरीका से बनाने का कोशिश करता हूं, जहां पे कोई वेक्टर नहीं रहेगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। तो ट्रायंगल ही रहेगा, सिर्फ एरो हट जाएगा। अब एरो को अगर मैं हटा देता हूं तो मेरा बनता है ऐसे। देखो, यहां से ये लेंथ होता है ए, यहां से ये लेंथ होता है बी, और यहां से ये लेंथ होता है सी। करेक्ट? नाउ I told you the angle between two vector is theta. Now can you tell me which one is theta? Is this one is theta or this one is theta? Actually this is not theta. This is theta. Correct? क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इन दोनों को टेल टेल ज्वाइन करूं, देखो A और B टेल टेल ज्वाइन करूं तो ये होगा थीटा। इसका मतलब यहां का मैं अगर थीटा लिखने का कोशिश करूं तो ये होगा थीटा। नेक्स्ट, इसी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करता हूं। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये वैल्यू होता है y और ये वैल्यू होता है x। करेक्ट? अब मैं अगर इस ट्रायंगल को बाहर निकल के ले आता हूं, छोटा सा ट्रायंगल, दिस इज b, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज थीटा, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा y बाई b, देन y इक्वल टू b साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू x बाई बी, सो x इक्वल टू b cos थीटा। ओके, तो ये चीज मुझे इस ट्रायंगल से मिला। अब इधर आ जाते हैं, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस है a प्लस x मतलब b cos थीटा, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है b साइन थीटा। अब इसी ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मुझे c जो मैंने लिखा था वही बेसिकली हमारा r है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तो ये भी लिख सकते कि r स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखो, a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज देखो, ये जो b साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या से b स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो सिर्फ b स्क्वायर रह जाता है। तो यहां का मैं पूरा चीज लिखता हूं, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, तो मेरे पास आ जाता है
आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो ये होता है, ये होता है, देखो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया। नेक्स्ट इधर आ जाओ, देखो इसी एंगल को हम लोग अल्फा बोलते हैं। अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट और ए वेक्टर, यही है हमारा अल्फा, यही है हमारा अल्फा। अब देखो अल्फा इज बेसिकली ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बेस और हाइट तुम्हें पता है, तो tan अल्फा तुम क्या लिखोगे? देखो tan अल्फा तुम क्या लिखोगे? tan अल्फा लिखोगे दिस b sin थीटा डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक a प्लस बी कॉस थीटा। देखो tan अल्फा हम लोग यही लिखेंगे b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। अब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ध्यान दो, यहां पे b के साथ साइन थीटा, यहां पे b के साथ कॉस थीटा, और b वही वेक्टर है जिस वेक्टर इस r के साथ डायरेक्टली जुड़ा नहीं है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके साथ ये a वेक्टर जुड़ा हुआ है, b तो इधर है। समझ में आएगा? अच्छा ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो अगर मैं इसी को एक अल्फा के रूप से जानता हूं तो लिख सकता हूं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना है और बहुत काम में आएगा। ये दो फॉर्मूला याद रखना है और बहुत काम में आएगा। इसको तुम क्रॉस स्टार दे दो, यही स्टार इसका सिग्निफिकेंस बताता है। बहुत बार ये दो फॉर्मूला हमारा काम में आएगा। अब ये फॉर्मूला हम लोग कौन सा लॉ से ड्रॉ किया हो या लिखा हो? भाई ये तो ट्रायंगल लॉ से ड्रॉ किया हो या लिखा हो, है क्या नहीं? ट्रायंगल लॉ से। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों सेम ही है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि एक में वेक्टर को शिफ्ट नहीं किया जाता, किया जाता है, दोनों में शिफ्ट किया जाता है। एक बार शिफ्ट करके एक का टेल में लाना पड़ता है, तब पैरेललोग्राम लॉ होता है, दोनों टेल टेल ज्वाइन करते तो, और एक बार हेड टेल ज्वाइन करते। जब हेड टेल ज्वाइन करते तब ये क्या बनता है? जब हेड टेल ज्वाइन करते तब ये क्या बनता है? तब ये बनता है ट्रायंगल लॉ। तो दोनों बेसिकली सेम है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो जो एनालिटिकल मेथड हम लोग ट्रायंगल लॉ के लिए यूज किया है, सेम एनालिटिकल मेथड हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी तो यूज कर सकते थे। बोलो, पैरेललोग्राम लॉ से भी तो यूज कर सकते थे। अब पैरेललोग्राम लॉ में अगर यही चीज यूज करते तो वहां से भी तो सेम ही आंसर आते। देखो ये वाला होता तब अल्फा, ये तब होता आर, ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये है थीटा। बोलो यहां पे भी तो सेम ही आते। बट दोनों में कौन सा यूज करे, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोनों में से तुम कोई भी यूज करो, बट पैरेललोग्राम लॉ तुम्हें ज्यादा फील आएगा जब यूज करोगे, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल पर्पस में जब एग्जाम में हम लोग प्रॉब्लम आएंगे तब पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, बट जब प्रूफ करेंगे तब एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। सेम एनालिटिकल मेथड तुम इस पैरेललोग्राम लॉ वे में
इंट्रोड्यूस कर सकते थे, दोनों में सेम ही रिजल्ट आते, करेक्ट। अच्छा, यहां पे एक चीज देखो, हम लोग 2 वेक्टर को ऐड किए हैं, 3 वेक्टर को ऐड नहीं किए। अब 3, 4, 5 कोई भी वेक्टर हम लोग ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कोई भी वेक्टर हम लोग ऐड कर सकते थे, राइट। 2 के लिए हम लोग पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, 3 या 4 या 5 2 से अधिक हो जाता है तब हम लोग पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे। अब ये पॉलीगॉन लॉ कहां से आता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, 2 वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम दोनों ही तुम यूज कर सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा बेहतर है और एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए जब प्रूफ करते हैं तब ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? बढ़िया। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो नेक्स्ट जो आता है यही है, देखो नेक्स्ट जो आता है ये हम लोग को अब देखना है। देखो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर a प्लस बी कोई r देते और b प्लस ए भी सेम r ही देगा। अच्छा, जब मैं ये एडिशन साइन लिखता हूं ना, तब ये एडिशन साइन डायरेक्टली एल्जेब्रिक एडिशन का बात नहीं बोलते हैं, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। इस सिंबॉलिक मीनिंग में यह बोला जाता है कि यू एड ए एंड बी वेक्टोरिकली सच दैट द रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी वेक्टर ही आ रहा है और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही रहेगा। तो यह सिंबॉलिक मीनिंग यह सजेस्ट करता है कि तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालो और डायरेक्शन भी निकालो। चेक करके देखो, जब हम लोग एनालिटिकल मेथड में कैलकुलेट किए थे, ये तो था मैग्नीट्यूड और ये तो था डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसके किसके बीच में था? जो रिजल्टेंट वेक्टर और जो ए वेक्टर इसके बीच में था। ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर के साथ एंगल बनाने का बोलते तब हम लोग ये बी ए को इंटरचेंज कर देते, राइट। ये एक प्रॉब्लम तो लेके हम लोग समझ में आएंगे, ठीक है। चलो, अब वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। देखो, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। देखो, ये कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ए प्लस बी इक्वल टू आर, दैट इज बी प्लस ए। वेरी सिंपल, ये है ए और ये है बी। ए प्लस बी, इसका मतलब तुम ए पहले लिखे हो, उसके साथ बी लिखे हो। देखो, तो इसको अगर ज्वाइन करो तो यही तो हमारा आर है। अब ये वाला चीज क्या है? पहले तुम बी लिखे हो, बी ड्रॉ किए हो और उसके बाद ए। तो अगर तुम इसको ज्वाइन करो तो ये भी तो हमारा आर ही है, करेक्ट। अब देखो, यही चीज हम लोग वेक्टर, देखो यही चीज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से सीखेंगे। ये ए और ये बी, ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसको मैं शिफ्ट करके इधर ले सकता हूं ए और इसको शिफ्ट करके इधर ले सकता हूं बी। देखो देखो, अब देखो, जब हम लोग
ये और ये करेंगे b प्लस a, तब भी ये r ही होगा, यही तो है। और जब a और b करेंगे तब भी ये r ही होगा, यही तो है। तो वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। शाबाश, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, ये रिप्रेजेंट करते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब तुम पहले b और c को जोड़ो, उसके बाद a के साथ जोड़ो, या a और b को जोड़ो। देखो a और b को जोड़ो, जोड़ने के बाद a और b को जोड़ो, जोड़ने के बाद c जोड़ो, तब भी एक ही रिजल्ट आएगा भाई, तब भी एक ही रिजल्ट आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर तुम देखो, मेरे पास 3 वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। तो पहले अगर मैं ये करते तो यहां पे मैंने a डाल दिया और b और c को दूसरे, c है ये, और b और c को दूसरे जगह जोड़ के मैं ले आता तो ये होता, सॉरी, ये होता b, ये होता c, तो ये बनता हमारा रिजल्टेंट। अब देखो, इस रिजल्टेंट को अगर मैं d बोलूं, इसको अगर मैं d बोलूं, तो a के साथ ये d को हम लोग ऐड कर रहा है, तो इस d का मतलब है ऐसे। तो ये होता है हमारा फाइनल जो वेक्टर, दैट इज r। और इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है r इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। देखो a प्लस बी प्लस सी। नाउ अगर ये चीज हम लोग करें तो पहले हम लोग a और b को जोड़े। देखो, पहले हम लोग a और b को जोड़े, तो a और b को जोड़ने के बाद जो आता है उसको मैं e बोलता हूं। देखो, उसको मैं e बोलता हूं, करेक्ट। उसके साथ c को जोड़ो, इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट e है, इसके साथ c को जोड़ो, तो ये बनता है हमारा r। चेक करके देखो, ये जो r और ये r दोनों सेम ही है। देखो, ये जो r और ये r दोनों सेम ही है, करेक्ट करेक्ट। देखो, इसको दूसरे तरीके से मैं और एक बार समझा देता हूं। मैंने पहले a और b को जोड़ के ये लाया था और इसके साथ c को जोड़ के फाइनली r लाया हूं। ये मैंने ये वाला किया। अब देखो, ये वाला अगर करते b और c को करते तो ये आता, b और c को ऐड करते तो ये वाला आता, यही तो था हमारा d। अब देखो, इस d के साथ अगर मैं इस a को जोड़ता तब तो मेरा ये आता। देखो, तब तो मेरा ये आता है क्या नहीं? तो यही जो r है, यही जो r है, r वेक्टर, यही तो a और b प्लस c को जोड़ने के बाद जो आया, और b प्लस a को, a और b को पहले जोड़ के c बाद में जोड़ने के बाद वही आया। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक प्रॉब्लम लेके हम लोग अभी इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रांग बनाएंगे।
क्या कॉन्सेप्ट? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 3 and 4 विथ एंगल 60 डिग्री। क्या बोला गया? यहां पे एक वेक्टर है ए और यहां पे एक वेक्टर है बी, राइट? अब ये तो ट्रायंगल लॉ है, यह है रिजल्टेंट। बट मैंने क्या बोला? व्हेन प्रॉब्लम कम्स, इसको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करो, उसमें हमारा सॉल्व बहुत आसान हो जाएगा। मैंने बोलने का कोशिश कर रहा हूं, इधर लिखो ए, इधर लिखो बी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है ये, देखो वो है ये, बहुत बढ़िया। अब इसका मैग्नीट्यूड 3 मान लो, इसका मैग्नीट्यूड 4 मान लो, तो ये एंगल है थीटा, दैट इज गिवन 60 डिग्री, और ये एंगल है अल्फा। अब मैंने जब इसका जो वैल्यू आर लिखूंगा वो लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लिखो रूट ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 4 into cos 60, cos of 60 degree. This cos of 60 degree means half. तो इस हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाता है, तो फाइनली क्या आता है? 9 प्लस 16 प्लस 12। देखो 9 प्लस 16 प्लस 12, ये क्या आता है? रूट 37 आ रहा है। देखो ये आता है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी तो बोलना पड़ेगा भाई, डायरेक्शन भी तो बोलना पड़ेगा। विदाउट डायरेक्शन एक वेक्टर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, डायरेक्शन तो हमें बोलना ही पड़ेगा। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए थे, याद करो, tan अल्फा, यहां पे मैंने tan अल्फा लिख दिया, इक्वल टू बी साइन। बी मतलब जो वेक्टर इसके साथ जुड़ा नहीं है, ये वाला होगा क्या? 4 sin 60 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 cos 60। तो यहां पे आएगा 4 रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू हाफ। ये क्या बनता है? देखो ये क्या बनता है? फाइव। 2 रूट 3 बाई 5, राइट? ये बनता है ये वाला एंगल अल्फा। देखो, अच्छा तुम मुझसे मेरे साथ आर्ग्यू कर ही सकते हो कि क्यों ना हम ये वाला एंगल निकालते हैं। बोलो तो ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये बीटा एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो जब बीटा है, बीटा इस 4 के साथ बना रहा है, तब ऊपर जो आता है वो आएगा 3। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, देखो यहां पे यही चीज लिखूं, tan बीटा, tan बीटा, देखो tan बीटा, ये बीटा, दैट विल बी 3 sin 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 cos 60। देखो तो, देखो तो बढ़िया। अच्छा अब मैं ये करने का कोशिश कर रहा हूं, लिखो 3 और यह है रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इन सॉरी 4 प्लस 3 बाई 2। तो यहां से क्या आ रहा है? 2 2 अगर घट जा रहा है
3√3/11। तो देखो ये जो बीटा आया दैट इज डिफरेंट देन अल्फा। तो बीटा जब हम लोग यूज किए हैं तब ये जो वेक्टर इसके साथ कौन सा साइन जोड़ा हो, बोलो फॉर्मूला को देखो। बट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो तुम्हें कोई भी एक ले लो, क्योंकि यहां पे वैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं जहां पे रिजल्टेंट के साथ ए और बी एंगल बना रहा है। यहां पे अल्फा रिजल्टेंट के साथ अगर ए एंगल बना रहा है, मतलब ए एंगल के साथ रिजल्टेंट अगर अल्फा बना रहा है, तो फॉर्मूला में ये ए वेक्टर नीचे आएगा, उसके साथ कोई साइन या कॉस कुछ भी नहीं रहेगा। देखो ये प्रॉब्लम समझ में आया, तो आज का एपिसोड हम यही तक रखते हैं। चलो, थैंक यू।